नमस्कार, सनराइज न्यूज के खास सेगमेंट आज की बात में आपका स्वागत है। मैं उज्जवल मिश्रा और हमारे सहयोगी विशाल इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं और हम आज आपके लिए एक मुद्दा लेकर के, सबसे बड़ा मुद्दा लेकर के आए हैं। कल यानी 13 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ में थे और वहां पे उन्होंने उस चुनावी रैली को संबोधित किया। वहीं अखिलेश यादव भी भाजपा के गढ़ यानी योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में थे। दोनों एक दूसरे के गढ़ में और वहां से बड़े बड़े चुनावी वादे और दावे किए। वहीं अमित शाह ने एक नया शब्द जाम गढ़ दिया। उस जाम अब जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, उस जाम पर आज हम चर्चा करेंगे और इस सियासत की जो गढ़ों को बचाने की सियासत हो रही है इस पर भी हम जानेंगे। हमारे सहयोगी विशाल हमारे साथ मौजूद है। विशाल, क्या लगता है, अमित शाह ने जो कल एक जाम, बहुत बड़ा मुद्दा दे दिया, जाम कि हमने जिन्ना और सारे लोगों को एक साथ जोड़ दिया और उसके बाद एक दूसरे के गढ़ में, मतलब कल के दिन कितना खास रहा उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि दो बड़े बड़े चेहरे एक दूसरे के गढ़ में मौजूद थे। तो क्या कुछ लग रहा है सियासी समीकरण बदलने की कोशिश हो रही है या क्या है ये मुद्दा? ये गढ़ बचाने की कोशिश नहीं, दूसरे के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिशें की जा रही है। हर किसी को, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी हो, अब ये लोग ये सोच रहे हैं कि अब हम लोग मजबूत हो चुके हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ना तो अखिलेश यादव गोरखपुर में कुछ खास बिगाड़ पाएंगे और ना ही योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ में कुछ बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि ये जो गढ़ है ये पहले से ही समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का रहा है। और जो गोरखपुर की बात करें तो वहाँ पर योगी आदित्यनाथ का समाजवादी पार्टी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन ये सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, हम उनके गढ़ में जाकर के बहुत कुछ बिगाड़ने का काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं बात करूं पहले अखिलेश यादव की या फिर मैं पहले अमित शाह की बात करता हूं, उन्होंने जाम के मतलब बताया कि जाम जनधन, आधार और मोबाइल है। अगर मैं जनधन की बात करूँ तो हम खुद जब फील्ड पर जाते हैं, यूपी में जाते हैं, कई जिलों में जाते हैं, गाँव तक जाते हैं, उनको जनधन के बारे में अभी तक पता भी नहीं है। और रही बात अगर मोबाइल की, तो आज भी गाँव कस्बे ऐसे जहां पे मोबाइल कई घरों में नहीं है, गांव तक में मोबाइल नहीं है, कस्बों तक में नहीं है। तो ये कौन से जाम की बात कर रहे हैं? डेफिनेशन बताना स्टेज पे, मंच पे खड़े होकर के चुनाव के टाइम पे बहुत अच्छा लगता है इन लोगों को, राजनेताओं को। और वहीं अब मैं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की बात करूं, ये भी जाम की डेफिनेशन दे करके गए हैं कि भैया अमित शाह तो झूठ, अहंकार और महंगाई की उन्होंने डेफिनेशन दी। तो मतलब एक दूसरे को बस ये ब्लेम वाला खेल चल रहा है कि उसने हमें बोला तो हम उसको बोलते हैं। मतलब मेन मुद्दे पर बात कोई नहीं करना चाहता। जो मेन मुद्दे आज उत्तर प्रदेश में काफ़ी अहम हो चुके हैं। अगर विकास की बात करूं, मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि विकास के नाम पर अभी कोई भी एक ऐसा नेता या कोई भी एक ऐसी पार्टी बात करने को राजी है या वो ज़्यादा देर तक बोल जाए विकास के मामले पर। अगर मैं बीजेपी की बात करूँ, बीजेपी आज महंगाई, रोजगार हो चाहे विकास हो, इसके बारे में बात नहीं करेगी। वो बात करेगी हिंदुत्व पर, वो बात करेगी जो अभी योगी आदित्यनाथ की सरकार के दौरान कानपुर की मेट्रो चला दी गई, उस पर बात करेगी। क्या 2 काम कर देने और 10 नाकामी को छुपाना, क्या इतना काफ़ी है चुनाव के समय पे? तो विशाल, मतलब हम क्या माने, जैसे ये जो आपने बताया महंगाई, बेरोजगारी और ये सारे मुद्दे जो उत्तर प्रदेश में जिनकी जरूरत है और नहीं चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अखिलेश यादव तो बहुत अच्छा मुद्दा लेकर के शुरुआत में चल रहे थे कि महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा लिया, फिर ये कैसे भटक गया उत्तर प्रदेश? क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश के लगभग 25-26 जिलों को ग्राउंड पर जाकर कवर किया है, तो इनके भटकने का कारण क्या हुआ? और ये भी फिर अब जातिवादी और धर्मवादी पे आ गए कि हिंदू मुस्लिम जिन्ना, और इनका क्या रीजन रहा? ये कैसे क्रिएट हुआ, क्या लगता है आपको? जनता के लिए बहुत कुछ नया नहीं है इस बार की महंगाई या रोजगार के मुद्दे को भटका दिया जा रहा है। ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई अखिलेश यादव ये सिलसिला शुरू कर रहे हैं या योगी आदित्यनाथ ने या फिर बीजेपी ने ये सिलसिला शुरू करा, ऐसा नहीं है। हर बार ऐसा, हर चुनाव में ये तस्वीर देखने को मिलती है। अखिलेश यादव की मैं बात करूं, अगर अखिलेश यादव कहते हैं कि भैया बिजली पर निशाना साधते हैं वो बीजेपी पर, बिजली के हमने इतने प्लांट लगा दिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने क्या करा 2017 के बाद से? अगर अखिलेश यादव ने बिजली के प्लांट लगा दिए तो बिजली की क्या कुछ स्थिति थी 2017 के समय पर भी, वो भी हम लोगों ने अच्छे खासे तरीके से देखी। वहीं जब योगी आदित्यनाथ और बीजेपी, चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्री हो, क्या नाम है, अमित शाह या फिर मोदी हो, वो कहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में गाँव तक बिजली पहुँचा दी, इतने करोड़ लोगों के घर तक बिजली पहुँचा दी। लेकिन आज भी अगर मैं बात करूं कस्बों की और गांव की, शहर में तो बिजली पहुंचेगी भाई। जिस शहर में आप घूम रहे हैं वहां तो आप बिजली पहुंचाएंगे, लेकिन गांव और कस्बों में जो बड़ी तादाद में करोड़ों में जो वोटर्स हैं, आप उनके लिए क्या सोच रहे हैं? आप 10 गांव में बिजली पहुंचा करके कह रहे हैं कि हमने इतने करोड़ घरों में बिजलियां पहुंचा दी। दूसरी चीज, बिजली पहुंच गई, लेकिन बिजली के बिल का क्या हुआ?
तो बिजली से हटकर अगर मैं बिजली के बिलों की बात करूं तो बिजली के बिलों की स्थिति क्या है वो हर कोई जानता है। उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली मानी जाती है। वहीं अगर चुनाव के मैदान चुनावी माहौल में देखा जाए, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी हो, बसपा हो, या फिर अब जो चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी खुद को एक्टिव दिखाने की कोशिश कर रही है, एक बिजली पर अब सब लोग खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इतने यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, हम इतने यूनिट बिजली कम कर देंगे, ये कर देंगे, और बिजली की दरों में कटौती कर देंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम बिजली के इतने पावर प्लांट लगा देंगे। लेकिन वाकई में हकीकत में ये चीज़ देखना, आप जब चुनाव के परिणाम आएंगे, चाहे कोई सी भी पार्टी सत्ता में आ जाए, बिजली पर 2 दिन के बाद कोई चर्चा नहीं होगी। कोई भी एक पार्टी ऐसी नहीं होगी जो बिजली पर चर्चा करे। क्यों? क्योंकि चुनाव खत्म हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं, चाहे महंगाई हो, विकास हो, रोजगार हो, इन सब के मुद्दों को भटकाने की एक प्रक्रिया है जो लंबे समय से चलती हुई आ रही है। और हिंदुत्व का मुद्दा बीजेपी ने इस तरीके से इस बार उठाया हुआ है उत्तर प्रदेश में। चाहे अगर आप बात करेंगे, कोई भी पार्टी अगर बात करती है महंगाई की, बेरोजगारी की, या फिर विकास की बात करती है, तो योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के तमाम ऐसे नेता हैं, उनका पहला शब्द ये महंगाई पर नहीं होगा, उनका पहला शब्द होगा हिंदुत्व और अयोध्या मंदिर पर। अच्छा विशाल, हम देख रहे हैं जैसे बीजेपी हिंदुत्व का मुद्दा तो लेकर के आती है, लेकिन इस बार बीजेपी ने हिंदुत्व का मुद्दा खुद से नहीं उठाया। बीजेपी को ये मौका ही नहीं मिला खुद से उठाने का। ये सारे मुद्दे उठाने की जो एक कहूँ पूरी बैकग्राउंड जो बना दिया, वो तो अखिलेश यादव ने पहले जिन्ना का बयान देकर बना दिया। कांग्रेस पार्टी से सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब लिख करके और ऐसा स्टेटमेंट लिख करके उनके लिए बना दिया। तो भाई उनके लिए तो ये मुद्दा था, वो तो हिंदुत्व को लाते ही, लेकिन अब उनके लिए और बड़ा मुद्दा बन गया और उनको खुद से ये बात नहीं कहनी पड़ी, इन लोगों से खुद निकलवा दिया। तो क्या लग रहा है आपको, ये इन सब का असर बहुत ज़्यादा बीजेपी को इसका फायदा मिल जाएगा? क्या लगता है आपको उत्तर प्रदेश में? देखा जाए तो इन सब छोटी बयानबाजी और छोटे आरोप प्रत्यारोप से बीजेपी को या समाजवादी पार्टी को कोई बहुत ज़्यादा लॉस या प्रॉफिट नहीं होने वाला। इससे बहुत ज़्यादा कुछ चुनावों में असर नहीं देखा जाएगा। ये 1-2 दिन के खेल या 1-2 महीने के खेल नहीं होते हैं। ये होते हैं आप बीते सालों से आप लोग क्या कर रहे हैं। अगर आप बीते सालों से सिर्फ हिंदू, अयोध्या और हिंदू मुसलमान पर ही बात करना चाहते हैं, इंडिया पाकिस्तान पर ही बात करना चाहते हैं, तो वो जायज़ सी बात है। चुनावों के टाइम पे अपने आप लोगों के मन में ये सब चीज़ें बैठ जाती है। अगर आप, चाहे आप सरकार सत्ता में रहें, चाहे आप विपक्ष में रहें, आप अगर महंगाई की बात को लेकर के अगर पिछले सालों से 5 सालों से अगर आप बात करते, तो शायद हो सकता है आज जो आम जनता है वो महंगाई को समझती है अच्छे तरीके से। आप भी ग्राउंड पर जाते हैं और आपने भी ये चीज़ देखी होगी, जब आप आम जनता से बात करते हैं, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ अब बैठ चुकी है कि बीजेपी हिंदू के लिए बहुत अच्छी है पार्टी है, इसलिए अगर हमें तेल डलवाना पड़े, पेट्रोल डलवाना पड़े, तो हम 150, 200, 500 तक का भी डलवा देंगे। ये मतलब एक तरीके का एक होता है माइंडसेट तैयार कर दिया गया है, मतलब जो कि होना नहीं चाहिए था। ये हकीकत में उत्तर प्रदेश की जमीन को खराब करने वाले एक मुद्दे हैं जो चुनाव के टाइम पे चुनावी मैदान में उतारे जा रहे हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा असर जो होगा, ये जनता समझ रही है कि महंगाई, बेरोजगारी को कहीं ना कहीं। अच्छा, उत्तर प्रदेश की एक बात रहती है कि उत्तर प्रदेश में भीड़ कभी किसी व्यक्ति को तय नहीं करती है। जैसे हमने देखा आजमगढ़ में बहुत भारी भीड़ थी अमित शाह की रैली में, और वहीं पे आपने देखा कि गोरखपुर में भी बहुत भारी अखिलेश यादव की यात्रा में, और आज कुशीनगर में भी बहुत ज़्यादा संख्या में लोग रहे। तो ऐसे देखने में तो लगता है कि पलड़ा बहुत भारी लग रहा है, लेकिन फिर जब ये सीट तय होती हैं, जब सीट जीत कर आते हैं, तो उन्हें बहुत बड़ा अंतर दिख जाता है। तो उत्तर प्रदेश में क्या लगता है कि जनता किस तरह काम करती है, किस तरह से अपना जो मुख्यमंत्री चुनेगी, वो कैसे सीटें डिसाइड करती है? अगर भीड़ देख करके रैलियों में ये पता लगाया जाए कि किसका पलड़ा भारी है, तो ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बसपा जो इस बार चुनावी रेस में बिल्कुल भी मतलब दरकिनार हो चुकी है इस बार उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में। अगर आप उनकी रैलियां भी देखेंगे तो मेरे ख्याल से सैकड़ों, लाखों लोग, आपको हजारों लोग दिखाई दे सकते हैं उनकी रैलियों में। तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते, आपको भी कांग्रेस की हकीकत पता है और बसपा की क्या स्थिति है ये भी आपके सामने ही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर अमित शाह की रैली में ज़्यादा भीड़ आ गई, लाखों की संख्या में भीड़ आ गई, तो इसका मतलब बीजेपी का दबदबा आज भी बना हुआ है उत्तर प्रदेश में। ऐसा नहीं है। अखिलेश यादव की रैली में अगर लाखों की संख्या आ रही है, तो ये भी नहीं कह सकते कि हाँ समाजवादी पार्टी अब पहले से 10 गुना 20 गुना मजबूत हो चुकी है। हाँ, ये कह सकते हैं हम लोग कि अखिलेश यादव पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल लगातार एक्टिव हैं। वो बीजेपी की नीतियों और बीजेपी के खिलाफ लगातार उठकर सवाल खड़ा कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम बिजली फ्री कर देंगे, इतने यूनिट आपको फ्री देंगे, और हमारी सरकार आएगी तो हम बेटियों को ये देंगे, बेटों को ये देंगे। तो मतलब ये जो तमाम जो दावे होते हैं, ये वादे होते हैं,
चुनावों से पहले चलते रहते हैं। जब चुनाव खत्म हो जाएंगे, जिसकी भी सरकार आएगी, 1 साल के बाद वो दावे भी करने लग जाएंगे कि हमने तो इतने महीने में ये करके दिखा दिया। आज भी बीजेपी की अगर मैं बात करूं, वो बीजेपी बात करती है 4.5 सालों की। 4.5 सालों में मुझे नहीं लगता जितना बीजेपी दावे करती है कि हमने इतने लाख नौकरियां दे दी और इतने लाख करोड़ों घरों में बिजलियां पहुंचा दी, गाँव-गाँव तक बिजली पहुंचाती। महंगाई तो ये महामारी की वजह से हो गई है, पीछे से इतनी महंगाई हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये मतलब कहीं ना कहीं लोगों को भटकाने की कोशिश और कुछ नहीं है ये। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, उत्तर प्रदेश में जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपना बयान दे रहे थे आजमगढ़ में, तो उन्होंने, आपने एक चीज़ गौर किया होगा कि उन्होंने सिर्फ अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए, समाजवादी पार्टी को निशाने पर लेते हुए निशाना उन पर साधा और उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी पिच तैयार कर दी कि वहां पर सिर्फ भाजपा वर्सेस सपा दिखे। हालांकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी भी अपना रोल अहम है, उसका भी रोल दिख रहा है। स्थिति प्रियंका गांधी, कांग्रेस की स्थिति मजबूत हुई हो ना हुई हो, लेकिन प्रियंका गांधी की व्यक्तिगत तौर पर स्थिति बहुत मजबूत हुई है, ये कहने में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। वहीं पे आप देखिए बसपा भी अपनी जोरदारी से तैयारी कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये सारे नेता जो हैं, और स्पेशली बात करूं भाजपा और सपा की, तो ये ब्लेम तो ये सारा गेम खेलते रहते हैं, लेकिन आखिरी वक्त में तय जनता ही करेगी। जनता को जाम और सुरूर इन सब से कोई मतलब नहीं है। जनता को उसके जुड़े मुद्दों से मतलब है, जो उसकी रोजमर्रा की जरूरतें हैं, जिनको उसे पूरा करने में जद्दोजहद करनी पड़ती है। उन मुद्दों को लेकर अगर बात करी जाए तो कहीं ना कहीं जनता के सरोकार से जुड़ा मुद्दा होगा वो, और उसका असर इन चुनाव में दिखेगा। तो अब आपको ये सब तय करना है कि कैसे इन नेताओं तक अपने ये मुद्दे पहुंचाए जाएं। इसीलिए हम आपका माध्यम बनते हैं, तो हम तक भी लिखें, हमें भी बताएं कि कैसे इन मुद्दों को ऊपर पहुंचाना चाहिए। और आप भी जब नेता आपके दरवाजे पर, आपके घर वोट मांगने आए, तो उनसे ये जरूर कहें कि हमसे जुड़े मुद्दों पर बात करिए, हमारी महंगाई, बेरोजगारी, हमारे बच्चों पर बात करिए, घर की महिलाओं पर बात करिए। इन सारे मुद्दों को जब जनता के लिए ये मुद्दे उठाए जाएंगे, तब जाकर सही मायने में इस प्रदेश का विकास हो पाएगा और इस प्रदेश में सही मायने में राजनीति हो पाएगी। खैर, ये सब आपको तय करना है, और जब आपको जाकर के ईवीएम की बटन दबानी है, तो उस वक्त आपको दिमाग में ये सारी चीजें रखनी है। तो आपके साथ मैं जुड़ा था उज्जवल, और मेरे साथ ही मेरे सहयोगी विशाल थे। मिलेंगे आपको फिर कल किसी नए मुद्दे के साथ, तब हम करेंगे फिर उसकी बात। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।